अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 24 करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे मेमोरी एलोकेशंस क्या होता है, उसके मतलब डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे और क्या होता है। उसके बाद हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इनके मतलब सारा के वो क्या हैं और हम कब यूज़ करते हैं। इसके बाद हम फंक्शंस, क्योंकि हमारा ये लेक्चर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पर है, तो हम फंक्शंस जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनके मतलब डिस्कस करेंगे। लास्ट के हम एरर कर जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के दौरान हमें एरर आते हैं उनके मतलब पढ़ेंगे कि उनके क्यों आते हैं और उनका तरीका क्या ख़त्म करने का। हम इसमें आल्सो डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के मतलब भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए बेसिक नॉलेज ये है कि आपको कंप्यूटर मेमोरी का पता होना चाहिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, और C++ में हमारे पॉइंटर्स जो हमने पीछे डिस्कस करके आए हैं वो क्या हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, हम लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, मेमोरी एलोकेशन। इससे पहले मैंने लास्ट बताया आपको कि ना आपको मेमोरी और पॉइंटर्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, अच्छा कंसेप्ट थोड़ा सा होना चाहिए। वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, 2 वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं मेमोरीज और पॉइंटर्स के लिए, एटलीस्ट 10-10 मिनट की हैं, बट उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लाजमी वो देखें, नहीं तो फिर ये लेक्चर आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। मेमोरी एलोकेशन असल में एलोकेट करना, यानी कि किसी चीज़ को मुख्तस कर देना, दे देना मेमोरी। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग अ पार्शियल और कंप्लीट पोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसेस। यानी कि आपने कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम चलाना है तो उसके लिए ना उसको कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपने 10 एजेस इनपुट करवाने, तो उसको 10 वेरिएबल्स के लिए जगह चाहिए मेमोरी के अंदर। तो आप वो मेमोरी को एलोकेट करते हो 10 वेरिएबल थ्रू एज 1 एज 2, और इस तरह से ना उसके ना 10 वेरिएबल बनते जाते हैं यहाँ पर, और एलोकेट होते जाते हैं, यानी कि वो उसके फिक्स होते जाते हैं। अब जब वो फिक्स हो गए हैं तो फिर वो किसी चीज़ और के लिए यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, हम जब भी अपना प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। अब मेमोरी का मतलब होता है रैम, और वो मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ उस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। हम क्या करते हैं कि अपने ना जो वेरिएबल है उनके ना मेमोरी के अंदर जगह फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, या मेमोरी को अंदर ना अपने प्रोग्राम को जगह दिलवा देते हैं उन चीज़ों को स्टोर करवाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है मेमोरी को मुख्तस करना किसी एक चीज़ के लिए, वो होता है मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब मेमोरी एलोकेशन तो चला पता लग गया, लेकिन अब इसकी ना आगे 2 टाइप्स है, स्टैटिक एंड डायनामिक। मैं दोनों को समझाया, तो पहले स्टैटिक की तरफ आते हैं। आपने ना एक प्रोग्राम हमने जैसे पीछे लिखे थे थ्रू अरेज को यूज़ करके, हमने ना 100 स्टूडेंट की एज इनपुट करवाने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर ना हमने अरे बना दी 100 इंटीजर्स की। तो क्या होगा कि 100 के 100 इंटीजर ना, यानी 100 वेरिएबल यहाँ से ना मुख्तस हो जाएंगे, उनके अंदर कंप्यूटर और कोई काम भी नहीं कर सकता। जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम चलाएंगे तो 100 इंटीजर यानी कि 400 के बी स्पेस आपका प्रोग्राम मेमोरी के अंदर खुद ब खुद ले लेगा, और उस स्पेस को कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा। चाहे आप 10 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करें, चाहे 20, चाहे 30, चाहे 40, लेकिन वो 100 की 100 आपके प्रोग्राम के लिए यूज़ होगी। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 20 किए तो बकाया 80 वापस चले जाएंगे, नहीं। ये तो स्टैटिक वैल्यू है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जिसके अंदर ना रुकी, स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई, यानी कि आपने 100 पुट कर दिए, 100 आपके लिए रुकी हुई है मेमोरी, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज एलोकेटेड ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम ऑफ द प्रोग्राम। कि जैसे ही आपने कंप्यूटर को कंपाइल किया प्रोग्राम को चलाते वक्त, तो वो मेमोरी आपके मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव कर दी गई जितनी भी आपने मांगी हुई थी, 100, 1000, 1500। ठीक है, और स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या होता है? स्टैक का मतलब होता है किसी चीज़ का ना अंबार लगाना या रख लेना जोड़ के, किसी चीज़ को ना स्टैक स्टोरेज करके रख लेना। तो जब आपने 100 वेरिएबल का ना बना दिया एक प्रोग्राम और उसके अंदर 100 एजेस इनपुट करवानी है, तो क्या होगा कि 100 वेरिएबल का ना एक स्टैक बन के ना सेव हो जाएगा आपके पास, और उस स्टैक को कोई और यूज नहीं कर सकता, चाहे आप फिर 20 इनपुट करें चाहे 40। अब 100 400 के भी तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में पूरे स्कूल के अंदर चलना है, आपने हर क्लास के लिए ना 100 स्टूडेंट के लिए ना 100 स्टूडेंट फिक्स कर दिए हैं। अब स्कूल के अंदर 20 क्लासेज हैं, यानी सेक्शन में आगे 20 क्लासेज हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 8000। हमारे लिए स्पेस बहुत कम है, लेकिन अगर यही प्रोग्राम बार बार चलता रहे, ठीक है,
तो क्या होगा, 8 MB 8 MB 8 MB करते 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 एक बहुत बड़ी स्पेस बन जाएगी। और ये तो सिर्फ एक इंटीजर सेव करने के लिए। आपने कुछ और काम करने हो, जैसे पेपर्स बनाने हैं, तो आपने ना पेपर के लिए एक प्रोग्राम बनाया, वो ना आपसे क्वेश्चन पूछता है और पेपर का ना एक स्ट्रक्चर बना के आपको सेव करवा देता है। तो आपने उस प्रोग्राम के लिए क्या किया है कि ना एक मेमोरी सेव करवा दी, उसके ना एक आपने ना मेमोरी सेव करवा दी 1 MB की। चाहे वो 1 MB का पेपर बनता है या नहीं बनता, आपने 1 MB यानी 1000 KB उसके लिए फिक्स करवा दी है स्टैटिक मेमोरी के थ्रू, 1000 KB हर। अब बनने में 500 पेपर, तो क्या होगा 50,000 KB, यानी कि 50 MB फिक्स हो जाएगी। और वो कोई और चीज़ यूज़ भी नहीं करेगी, चाहे वो हर पेपर 1 MB का हो या ना हो, चाहे आप 50 पेपर बनाएं या ना बनाएं, आपका ये सारा का सारी मेमोरी यूज़ होती रहेगी। सो ये छोटे कंप्यूटर्स के लिए बहुत बड़ा मसला होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। यानी आपने एक बड़ा प्रोग्राम बना दिया जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रही है और आपने फिक्स कर दी कि इतनी मेमोरी चाहिए, चाहे वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा कंप्यूटर, तो क्या होगा कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी बहुत थोड़ी बचेगी और बाकी प्रोग्राम उसके अंदर नहीं चल सकेंगे। सो पहले वाले कंप्यूटर में इशू आता था, यानी कि आपने एक कंप्यूटर खोला, आपने एक प्रोसेसर यानी कि आपने एक MS वर्ड खोला, MS वर्ड का साइज था 700 MB। आपने उसके कुछ फंक्शन यूज़ करने, यानी अभी आप राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या होता था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की वजह से आपके पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो रैम में आ जाता था और दूसरा कोई प्रोग्राम आ नहीं सकता था। ठीक है, तो इस मसले को हल करने के लिए हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या करता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन उतनी ही स्पेस देता है जितनी इसको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 स्टूडेंट थे, तो आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू क्या करेंगे कि सिर्फ 20 स्टूडेंट की जितनी ही स्पेस लेंगे कंप्यूटर से और बकाया नहीं लेंगे। यानी कि आप 100 वाली स्पेस रखेंगे हर बार। पहले वो आपसे पूछेगा कितने स्टूडेंट लेने हैं, आप बताएंगे जी 20, तो क्या करेगा वो कंप्यूटर मेमोरी से सिर्फ 20 स्टूडेंट जितनी ना स्पेस ले लेगा और बकाया छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हीप का। हीप एंड चंक आपका वर्ड यूज होगा हैंडआउट्स में। हीप क्या होता है, आपके बहुत से कंप्यूटर, अब इस वजह से ना हम मल्टीटास्किंग, यानी हम एक साइड पे विंडोज चला रहे हैं, एक साइड पर सॉन्ग चल रहा है, एक साइड पर हम इंटरनेट सफरिंग कर रहे हैं, कैसे कि हर एक चीज़ ना अपनी अपनी जितनी जितनी उसको जरूरत है उतनी मेमोरी ले रही है, बाकी छोड़ रही है। तो हीप का मतलब होता है आपकी जो पूरी कंप्यूटर मेमोरी है, अब उसके अंदर जितनी कंप्यूटर मेमोरी यूज हुई है, इसके अलावा जितनी भी कंप्यूटर मेमोरी पड़ी होती है उसको हम हीप में काउंट करते हैं। क्या कहते हैं, हीप। ठीक है, यानी जितनी भी कंप्यूटर मेमोरी मीन्स दैट टोटल मेमोरी अवेलेबल इन योर पीसीज मेमोरी। और चंक का क्या मतलब है, आपने एक प्रोग्राम बनाया तो उस हीप में से आपने 100 मतलब 10 स्टूडेंट के लिए ना एक मेमोरी मांगी, तो वो 10 स्टूडेंट की जो मेमोरी आपको मिली है वो आपके लिए चंक होती है, उसका हिस्सा है 10 मेमोरी, 10 वेरिएबल यानी कि 40 KB इंटीजर्स, वो मेमोरी आपके लिए क्या होगी, चंक। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि ये आपके प्रोग्राम के साथ साथ चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपको नीड होती है। ये स्टैक थ्रू होता है, यानी कि ये एक बर्डन ना रख देता चाहे वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। ये हीप के अंदर से चंक लेता है, यानी कि पूरी मेमोरी जितनी पड़ी है कंप्यूटर में से उसको जितनी आपको चाहिए उसको बतौर चंक वो आपको दे देता है। ये होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द मेमोरी स्पेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम और द रन टाइम, यानी कि जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम चलाते हैं उसमें कंपाइल के टाइम ही दे देता था, क्योंकि आपने ऊपर 10 वेरिएबल बना दिए हैं तो 10 के 10 के बना देगा स्पेसिस। जबकि यहाँ पे जब आपने प्रोग्राम चलाया तो आपसे पूछेगा कितने स्टूडेंट आपने सेव करवाने हैं, 20 25 50 100, तो उतनी ही आपको स्पेस वो देगा। ये होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसके फ़ायदे हैं कि हम अपनी मेमोरी स्पेस कम कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए, और इस वजह से हमारा कंप्यूटर और ज़्यादा फास्ट हो जाता है और बाकी प्रोग्राम्स को भी स्पेस देता है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा था हीप में हो गया। अच्छा जी, हीप में मैंने आपको समझा दिया हीप क्या होता है, चंक क्या होता है। आगे फंक्शन वी यूज़ फॉर द मेमोरी एलोकेशन, सो वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, सो हम ना 3 फंक्शन यूज़ करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। वो है डायनामिक के लिए, स्टैटिक आप पहले से ही कर रहे हैं जो हम इंटीजर एक्स लिख देते हैं। एक है कैलॉक, मैलॉक और री अलॉक। ये अलॉक मीन एलोकेशन है, ठीक है। अब हम सी अलॉक और एम अलॉक, ये दोनों का ना एक ही काम होता है, तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप क्या करते हैं, इनका जो भी सेंटेक्स है बड़ा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। आप ना पॉइंटर्स के थ्रू ये करते हैं। अब पॉइंटर्स के थ्रू हम क्यों करते हैं, यहाँ पर ये बात आती है। मैंने पॉइंटर अच्छे से डिस्क्राइब किया कि वो पॉइंट आउट करते हैं एक मेमोरी एड्रेस को। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द हीप ऑफ द मेमोरी। अब मैं वही वर्ड यूज़ करूँगा जो यूज़ होने हैं ताकि आपको कन्फर्म रहे कि उनका क्या थ्योरी है भाई। हीप का क्या मतलब, ये हमारे पास अवेलेबल स्पेस है मेमोरी के अंदर।
तो जब आप इन फंक्शंस को पॉइंटर के थ्रू कॉल करते हैं, इसलिए मैंने कहा पॉइंटर अब यूज होने हैं, तो क्या होता है आपने जी पॉइंटर के थ्रू ना एक कैलॉग फंक्शन को यूज किया, आपने पॉइंटर बनाया आई पॉइंटर और उसकी ना टाइप रखी इंटीजर। अब हम पहले ना वॉइड भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, वॉइड के थ्रू हम एक पॉइंटर बनाए और उसको बाद में इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, या फिर इस तरह सिंपल इंटीजर, और हमने ना कैलॉग फंक्शन यूज किया और उसके लिए ना हमने एक मेमोरी मांगी 1000 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। टाइप क्या है हमारी साइज ऑफ इंटीजर। इनके सेंटेक्स मैं आपको हैंडआउट से दिखा दूंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। अब क्या है, अगर आप वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल इनमें जगह मांगता है। इस पॉइंटर का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी हीप मेमोरी थी, ठीक है, उसके अंदर से उसने 1000 मेमोरी स्पेसेस, हम यहाँ पर 10 रखते हैं क्योंकि हमारी स्पेस छोटी है, 10 मेमोरी स्पेसेस मांगी साइज ऑफ इंटीजर की। तो क्या करेगा पॉइंटर, पहले तो ये 10 फिक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 10, यहाँ तक ना ये फिक्स होगी, हर एक ना 4 बाइट के बराबर है, समझ लें। अब आई पॉइंटर क्या होगा कि इसका सबसे पहले वाला का एड्रेस आ जाएगा इस पॉइंटर के पास। और फिर क्या है कि कैलॉग और एमलॉग एलोकेशन, ये दोनों जो प्रोसेस हैं, दोनों जो फंक्शन हैं, ये जब मेमोरी लेते हैं हम हीप से तो वहां से कंटिन्यूस मेमोरी लेते हैं, यानी कि ये नहीं कि एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से, बल्कि क्या होता है कंटिन्यूस। तो इसलिए हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं कि उसके बाद सबसे पहले का एड्रेस होता है और फिर वो उसके अंदर 4 प्लस करता जाता है, 4 बाइट। अगर इंटीजर का कैरेक्टर का तो 1 प्लस करेगा, ठीक है। सो पॉइंटर के पास कहाँ का एड्रेस आता है, जहाँ से आपका मेमोरी एड्रेस शुरू हो रहा है। जब आपने 10 किए तो ये 10 आपके फिक्स हो गए, इसलिए मैंने इनको रेड कर दिया, समझ, ये 10 फिक्स हो गए, उस हीप से ये आपका चंक बन गए हैं, ठीक है। और मेमोरी आई पॉइंटर के थ्रू आपको एक कंटिन्यूस मिल गई, अगर कंटिन्यूस नहीं होगी। अब कैलॉग और मैलॉग दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर कॉमा लगाते हैं कैलॉग के अंदर, और आई पॉइंटर के अंदर इधर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तकरीबन बाकी सेम है। बाकी सेंटेक्स मैं वहां से कंफर्म भी आपको दिखा दूंगा। अब मैलॉग में क्या फर्क है कैलॉग, जब आप कैलॉग की मदद से मेमोरी को करते हैं तो इस सब में ना वो इनिशियलाइज कर देता है इसको 0 के थ्रू, यानी कि इसके अंदर सारी वैल्यू को 0 कर देता है, जबकि मैलॉग ऐसा नहीं करता, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है ज़्यादा। बाकी अगर डिटेल्ड कोई फ़र्क है तो वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, इसलिए नहीं डिस्कस किया गया आपके हैंडआउट्स में। अब क्या होगा कि आपके 10 वेरिएबल बन गए हैं, लेकिन अगर हमारी मेमोरी फुल है, यहाँ तक समझ लें, ये पहले से ना एक प्रोग्राम यूज़ करें, हमारे पास सिर्फ 6 वेरिएबल है और हमें 10 की चाहिए, तो क्या होगा, अगर 10 की चाहिए तो एक नल वेरिएबल आपके पास, नल पॉइंटर वापस आएगा। नल का क्या मतलब है, 0, यानी कि कुछ भी उसके पास मेमोरी स्पेस नहीं होगी और आप उसको रैम में कोई भी मेमोरी स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। ये नुकसानात है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, यानी आपको 10 चाहिए थे लेकिन यहाँ तक फिल थी मेमोरी और नीचे सिर्फ 6 बच रहे हैं, 3 और 3 6 हैं, 10 नहीं आ रहे। तो क्या होगा कि कंप्यूटर जो कैलॉग फंक्शन है वो आपको वापस, क्योंकि उसको कंटिन्यूस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी 4 यहाँ पर फ्री हैं, ये वाले 4, यहाँ से आगे ना एक और प्रोग्राम है वो आपकी मेमोरी यूज़ कर रहा है और यहाँ से पीछे एक और प्रोग्राम है, आपका ये 4 फ्री हैं और ये 6 फ्री हैं, तो 10 तो हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा, कैलॉग फंक्शन कंटिन्यूस देखता है कि कंटिन्यूस 10 हो, यानी एक स्टार्ट हो मेमोरी एड्रेस और उसके बाद 10 कंटिन्यूस हमारे पास वेरिएबल साइज ऑफ इंटीजर के स्टोर हो, यानी 40 के भी कंटिन्यूस फ्री हो। अगर नहीं होगा तो वो आपको एक नल कैरेक्टर वापस करेंगे, दोनों फंक्शन कैलॉग भी और मैलॉग भी। और इसको चेक करने के लिए हम पहले अपना प्रोग्राम लिखेंगे कि हमारे पास स्पेस आई है या नहीं आई, थ्रू प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखेंगे। अभी हम जब प्रोग्राम बनाएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये इनका ये यूज़ होता है, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है रीअलॉक, यानी री एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान क्या हुआ जी, आपको पता लगा मैंने 20 तो स्टूडेंट नहीं थे मेरे ना, 10 नहीं थे मेरे, 15 थे। अब प्रोग्राम तो चल रहा है, आपने पहले ही 10 की मांग ली है, अब 15 तो आपके पास है नहीं एलोकेशंस, तो फिर आप ये री अलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं, री एलोकेशन। और री एलोकेशन फंक्शन के 2-3 फायदे भी हैं। अगर तो आपकी मेमोरी कंटिन्यूस है बड़ी, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मेमोरी है, इसके अंदर ना 15 वेरिएबल की जगह पड़ी है पहले से, ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ तक 15 मेमोरी है। आपने पहले लिए थे 10, कितने लिए हुए थे 10, तो यहाँ तक आपके पास वो चंक था। असल में ये रहता मेमोरी में, लेकिन ये अलग कर लिया जाता है उसमें से ना, एक प्रोग्राम के लिए हीप में से अलग कर लिया जाता है। और आपको चाहिए थे 15, अगर तो ये अगले 5 फ्री हैं तो कंप्यूटर इसको आपके पॉइंटर के साथ अटैच कर देगा। लेकिन अगर फ्री नहीं है, ये कोई यूज़ कर रहा है, यानी ये यूज है कोई और प्रोग्राम कर रहा है, 10 के बाद कोई और यूज़ कर रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये जो रीअलॉक है, ये रीअलॉक आपका आगे देखेगा दूसरी मेमोरी पूरी में
कहीं पर 15 वेरिएबल मेरे पास फ्री हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे हैं, तो क्या करेगा ये यहाँ से आपका सारा डाटा उठाएगा और इसमें कॉपी करवा देगा। ठीक है, अब कॉपी करवा देगा और फिर उसको फ्री कर देगा और आपका जो पॉइंटर है ये आई पॉइंटर, इसको इसका मेमोरी एड्रेस दे देगा। सो इस तरह से रीअलॉक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि हमारा दौरान एग्जीक्यूशन भी हम अपनी स्पेस को थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि यार 10 स्टूडेंट थे ब्रेक टाइम और सुबह स्कूल शुरू 10 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे, हम कंप्यूटर के ऊपर अटेंडेंस लगा रहे हैं, हमने बताया ये 10 स्टूडेंट, पता लगा ये 10 मिनट बाद 5 और आ गए, तो उसके लिए फिर हम रीअलॉक फंक्शन उसके अंदर रखा हुआ होगा प्रोग्राम के अंदर, हम उसको बताएंगे ये अब 15 हो गए हैं, तो 5 ही और देख के ना उसके अंदर सेव करवा देगा। 5-7 हुए तो ठीक, नहीं तो वो 15 अलग से देखेगा, डाटा कॉपी करवाएगा और बाकी 5 भी वहाँ साथ सेव करवा देगा। तो ये रीअलॉक है। अब यहाँ पर बात आती है एक और चीज़ की, फ्री की। स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में आपकी फिक्स है, लेकिन अगर आपने ना डायनेमिक मेमोरी करा तो कुछ ना इसके अब नुकसानात भी हैं, जो डिसएडवांटेजेस मैंने कहा था कि ना आपने एक मेमोरी फिक्स कर ली यहाँ पर ये, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम जब एंड होता है यानी कि आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई तो क्या होगा, ये मेमोरी अभी तक आपके लिए फिक्स है पड़ी, ये कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जब आपने पॉइंटर आपका काम ख़त्म हो गया एक प्रोग्राम के अंदर, आपने नेम सेव करवा लिए, जो भी एग्जीक्यूशन करवानी थी करवा ली, उसके बाद ये मेमोरी फिर भी कोई नहीं यूज़ कर सकता जब तक कि आप इसको फ्री ना करें। तो उसके लिए हम जब हमारा काम हो जाता है तो हम एक फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं, जो भी है हमारा पॉइंटर। फॉर एग्जाम्पल आपने ना IPTR के थ्रू ना 15 की ना स्टूडेंट की जगह बनवाई थी, तो जब ये सारा काम हो गया तो आप कहेंगे फ्री आई पॉइंटर, तो क्या करेंगे कि आई पॉइंटर वाली जितनी भी मेमोरी है वो उसको खाली करके वापस हीप को भेज देंगे। हीप का तो पता है ना, हीप का मतलब है जितनी जो भी आपकी कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है, सो ये फ्री फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो फ्री करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप फ्री नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ना कंप्यूटर की वो मेमोरीज बार बार, अब एक बार में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आप एक लूप यूज़ कर रहे हैं, वो लूप 1000 बार चलनी है, हर बार ना वो 64 KB आपकी स्पेस ले रहे हैं, तो 1000 बार चलेगा तो 64,000 KB यानी कि 64 MB स्पेस आपकी ले लेगा। अब एक बंदे के ना कंप्यूटर में मेमोरी ही 512 MB की है या 1 GB की है, अगर उसकी 64 MB यूज़ हो गई, अगर 2-4 बार और वो चलेगी लूप, यानी एक बार 1000 बार आपने चलाई, फिर 3-4 बार वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया, तो आपकी तो रैम ख़त्म होते होते क्या होगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सो उसके लिए ये एक इंट्रोड्यूस करवाया गया कि फ्री जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और जब भी आप इस तरह से मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो बाद में लाजमी उस स्पेस को फ्री करें ताकि वो आप दोबारा से हीप का हिस्सा बने और कोई और प्रोग्राम उसको यूज़ कर सके। तो ये थे हमारे फंक्शन जो हमने यूज़ करने थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ। कौन से, कैलॉग, मैलॉक और रीअलॉक, और अब फ्री साथ है अपना, तीनों के साथ ये यूज़ होगा ताकि हम अपनी मेमोरी को फ्री कर सकें। अब हम चंद एक ना प्रोग्राम्स बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उनके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने एरर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डायनेमिक और स्टैटिक गेम के। ओके जी, सो ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है, मेमोरी एलोकेशंस, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये सारा मैंने आपको बता दिया क्यों ज़रूरत है क्या नहीं, यहाँ पर वही बताई गई हैं चीज़ें। ठीक है, ये वॉइड पॉइंटर है कि आप ना एक वॉइड पॉइंटर बनाकर उसको फिर किसी चीज़ को भी उस पॉइंटर के लिए कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है बड़ा, बट हमने इतने डिफ़िकल्ट चीज़ों में नहीं जाना अभी, हम अभी सिंपल अपने रिलेटेड तक चीज़ों को रखते हैं। ये कैलॉग फंक्शन है, ठीक है, ये उसका नाम बताया गया है जी सिंटैक्स ये, और ये उसका यूज़ बताया गया है इस तरह से। अनदर एडवांटेज ऑफ कैलॉग फंक्शन इज दैट व्हेनेवर वी एलोकेट मेमोरी बाय यूजिंग इट द मेमोरी इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू द ज़ीरो। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि जब आप कैलॉग के थ्रू करते हैं तो इनिशियलाइज हो जाती है ज़ीरो को। ठीक है, अब यहाँ पर वो बता रहा है कि जब भी आप किसी को ना मेमोरी एलोकेशन करें थ्रू, जब भी आप मेमोरी एलोकेशन करेंगे ना इसके थ्रू, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू, तो चेक कर लेंगे वो मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं हुई, क्योंकि क्या होता है कि मेमोरी अगर मौजूद ही नहीं है तो फिर हमें वो मेमोरी देता नहीं और हमारा वो पूरा काम नहीं था। ये मैलॉक फंक्शन का सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से रीलॉक ये फ्री बता रहे हैं यहाँ पर जी, फ्री पॉइंटर करना होता है ये सारा कुछ, और यहाँ पर ये आगे प्रोग्राम आ रहा है। तो ये प्रोग्राम हम देख लेते हैं, ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पे बना के, तो पहले आपको समझा देता हूँ फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ पर IO स्ट्रीम तो आपको पता है हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमने हमेशा ऐड करनी है डायनामिक मेमोरीज को यूज़ करने के लिए, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने बनाया एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का इंटीजर, एक आई बनाया हमने लूप चलानी है, एक टोटल एज का वेरिएबल बनाया और 2 पॉइंटर्स बनाया। इनका भी मैं मकसद बता देता हूँ आपको।
सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूछे। अब हमने मैलोक फंक्शन एक पॉइंटर बना लिया था, हमने ना उसको अब उतनी मेमोरी देनी थी, तो हमने इंटीजर मेमोरी मांगी उससे, कितनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जितने भी आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देंगे वो इंटीजर टाइप की उतनी मेमोरी इस पॉइंटर को अलॉट कर देगा हीप में से। हीप का मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमें वो मेमोरी अलॉट हुई है या नहीं। अगर हुई है, अगर वो नल के इक्वल हो, क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगी तो वो नल के इक्वल कर देगा। अगर नल के इक्वल हुआ तो वो हमें शो करवाएगा अनेबल टू एलोकेट द स्पेस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उनके लिए आपकी वो मेमोरी नहीं मिल सकती। अब वो कह रहे हैं, अब वो ना पॉइंटर जो आई पॉइंटर है उसको एक और पॉइंटर के साथ अटैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि आई पॉइंटर को हमेशा पहले एड्रेस तक होना लाजमी है, क्योंकि अगर उसने एड्रेस चेंज किया तो क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर गड़बड़ी आ सकती है। तो आई पॉइंटर के बाद आपका जो मेमोरी एलोकेशन है उसका पहला एड्रेस रहेगा, और एस पॉइंटर जो है यहाँ पर एस पॉइंटर आपका आगे वाला फंक्शन जिसमें ना वो आपके स्टूडेंट्स की एज पूछ के एंटर करवाता जाएगा। इसीलिए हमने 2 पॉइंटर यूज़ किया, और पॉइंटर का मैंने आपको डीपली बताया हुआ है। अब यहाँ पर हमने लूप चलाई कि जितने भी आप नंबर स्टूडेंट ऐड करेंगे तब तक ये चलती रहेगी, आपसे वो एज पूछेगा, उसको वो आई में स्टोर करवाएगा, यहाँ पर वो स्टूडेंट का नंबर दिखाएगा और उसको एस पॉइंटर में स्टोर करवा देगा। अब यहाँ पर स्टैरिश का मतलब वो उस लोकेशन पर स्टोर करवाएगा, पहली बार करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर वो टोटल एज में उसको स्टोर करवा देगा, और इधर स्टैरिश नहीं लगाया, यानी कि अब वो क्या करेगा, वो मेमोरी के अंदर ऐड करेगा। स्टैरिश का मतलब है वहाँ पर जो वैल्यू है वो, और स्टैरिश के बगैर का मतलब है उसके मेमोरी एड्रेस में 4 बाइट ऐड करवाएगा और अगले मेमोरी एड्रेस पर पहुँच जाएगा। फिर ये हमें दिखा देगा टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट, टोटल एज को नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिवाइड कर देगा और ख़त्म। और फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि आप पॉइंटर को भी फ्री करेंगे और जो पॉइंटर आपने उसके साथ अटैच किया था उसको भी ज़ीरो करेंगे, ताकि आपके अंदर कोई एरर वाक़या ना हो। अभी आगे एरर पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं डीपली बताऊंगा इनके नुकसान। अब हम रन करते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ 10, तो अगर मैं 10 करूँगा तो 10 स्टूडेंट जितनी मेमोरी होगी, अब वो मुझे 10 स्टूडेंट की ना एज पूछ रहा है, तो मैं 10 स्टूडेंट की ना एज पुट कर रहा हूँ, ये हो गई। अब देखिए वो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने 25 इनपुट करता रहा हूँ, तो उनकी एवरेज भी 25 ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर अब हम देखते हैं जी, वो जो हमने यहाँ पर नल वाला एक हिस्सा डाला है कि ये क्या मतलब होता है मेमोरी हीप, कब आपको समझ आएगी। मैंने एक बहुत बड़ी वैल्यू डाल, ये दें कि ना मैंने इतने स्टूडेंट ऐड करने। अब देखें क्या शो करेगा, वी अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी, इतने स्टूडेंट से ज़्यादा वो मेमोरी हमें नहीं दे सकता। यही मतलब है हीप का, यानी मेरी रैम के अंदर इतनी ज़्यादा मेमोरी मौजूद नहीं है कि इतने स्टूडेंट का डाटा इनपुट हो सके। क्लियर है? सो ये तो आ गई यहाँ तक बात। अब रीअलॉक का फंक्शन, ठीक है, रीअलॉक के लिए भी मैंने ये उसका सेंटेक्स दिया हुआ है। इसके लिए ना मैंने अलग से एक बनाई है फाइल, वो मैं लेक्चर के लास्ट पे आपको दिखा दूंगा, और आप जो मेरे ग्रुप में ऐड है मैं उनको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ये मेमोरी लीक और ये हमारे आगे आने वाले एरर्स हैं बड़े, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम है, मैं सिर्फ एक और करवा देता हूँ ताकि ज़्यादा में प्रोग्रामिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं चंद एक ही करवाऊँगा प्रोग्राम। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है पड़ी, उसको ना दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करवाने के लिए। तो अब नहीं पता कि वो स्ट्रिंग कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर ना हम यहाँ पर तो हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं और उसको ना दूसरे पॉइंटर के अंदर सेव करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें नहीं पता वो कितनी बड़ी स्ट्रिंग इनपुट करता है। तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे कि जितनी भी बड़ी वो स्ट्रिंग होगी उतनी ही दूसरी स्ट्रिंग की साइज़ रख देगा। अगर उतना बड़ा नहीं होगा तो हमें एक एरर दिखाएगा, और इस तरह से आगे ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉपी करवा ला। ये सारे एरर्स आप ये सारी चीज़ें ना हम पढ़ चुके हैं पीछे लेक्चर नंबर 18-17 में ना, कि हम स्ट्रिंग को कैसे कॉपी करवा सकते हैं, कैसे उसका साइज़ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें हम S2 को फ्री करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा पॉइंटर नहीं है तो हम इसलिए उसको नल नहीं कर रहे, ये पॉइंटर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। रन करते हैं तो देखें यहाँ पर वो S1 के अंदर दिस इज़ अ सेंटेंस, अब वो दूसरे के अंदर आ गया, और इसके बाद खुद ब खुद ही मेमोरी फ्री भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने फ्री वाला यूज़ किया हुआ है। सो ये हमारे प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। इसके बाद ना हमारा ये मैंने एक बनाया हुआ है, थोड़ा सी ना ओवरव्यू है बड़ी, ये हमारी समरी है बड़ी लेक्चर की, तकरीबन ये सब कुछ लेक्चर में उनकी डेफिनेशन वगैरह बना के मैंने यहाँ लिख दी हैं। मेमोरी एलोकेशन की आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, हीप क्या होता है, चंक क्या होता है, ये हमारे फंक्शन और उनके ना 1000 यानी कि 1000 स्टूडेंट और इंटीजर टाइप के लिए ये फंक्शन मैंने लिख दिए हैं। रीएलोकेशन के अंदर 1200 करने थे। ये एरर्स हैं बड़े, लीक मेमोरी और डैगलिंग पॉइंटर्स, और उसके बाद ये हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं स्टैटिक और डायनामिक एलोकेशन के लिए, ठीक है। सो इसको इस लेक्चर को अच्छे से रीड करें, ये आगे हमारे काम आना है बहुत ज़्यादा। इसके ज़्यादा प्रोग्रामिंग, यही 2 प्रोग्राम्स काफ़ी हैं। प्रोग्रामिंग इसमें से नहीं, यानी इनके फंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अब हमने अब आगे यूज़ करते रहना है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसको अच्छे से कर लें, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की अलग वीडियो है वो भी लाजमी देखें जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। शुक्रिया। जैसे कि आपने प्रोग्राम देख लिए हैं, अब हमारे पास दो किस्म के एरर आ सकते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के दौरान, लीक मेमोरी एंड डैगलिंग पॉइंटर्स। अब जैसे कि आपको पता लग गया अच्छी तरह से, ये मैंने आपको समझा दिया कि जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं तो दौरान एग्जीक्यूशन आप ना फंक्शन के थ्रू ना एक मेमोरी का ना हिस्सा, यानी कि एक मेमोरी का आप एक हिस्सा ना अपने लिए रखवा लेते हो हीप में से। और हीप क्या है, जितनी भी आपका प्रेजेंट मेमोरी होती है। अब आपने ना एक स्पेस बनाई, वो ना ये 8 वेरिएबल अपने पास रखता है प्रोग्राम, पॉइंटर के थ्रू ना आपने ना एक स्पेस फिक्स करवा ली, लेकिन आपने उसको फ्री नहीं किया। ठीक है, पॉइंटर को तो ख़त्म कर दिया, यानी पॉइंटर जो था आपने पॉइंटर को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसको ना आप फ्री करना भूल गए। तो अगर आप इसको फ्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेमोरी है ये कोई और प्रोग्राम यूज़ नहीं कर सकेगा, यानी ये दोबारा से जाकर हीप का हिस्सा नहीं बन सकती। और अगर आपने वो प्रोग्राम 10-12 बार एग्जीक्यूट किया तो इस तरह कई सारी स्पेसेस कंप्यूटर के अंदर हीप ले लेगी, हीप से वो लेकर चंक बना दिए जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि वो वापस जाकर हिस्सा नहीं बनेंगे और इस तरह से मेमोरी कम होती जाएगी। ये शुरू वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत इशू था कि क्या होता था कि 2-4 घंटे तो कंप्यूटर चलता रहता था, उसके बाद वो रुकने लग जाता था। ठीक है, स्लो हो जाता था, रुकने लग जाता था। क्यों? क्योंकि मेमोरी के अंदर लगातार स्पेस क्या होती जाती थी, हीप से कम होती जाती थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर के बाद आखिर में कोई मेमोरी नहीं बचती थी और कंप्यूटर रीबूट करना पड़ता था, जिसको हम बायोगात कहते हैं, वो हैंग हो जाते थे। ठीक है, सो ये था लीक मेमोरी, यानी कि मेमोरी बकाया ही नहीं बचती थी। और रीज़न क्या था कि हम पॉइंटर तो ख़त्म कर देते थे, लेकिन हम उसका वो मेमोरी को ख़त्म करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन था जो एक पॉइंटर यूज़ कर रहा था हमारी एज की एडिशन के लिए, तो उसने एज इनपुट की, उनकी एडिशन की, और यहाँ पर आकर ना पॉइंटर तो हो गया ख़त्म, लेकिन आपने मेमोरी को फ्री नहीं किया। क्योंकि पॉइंटर अगर इसके अंदर बना फंक्शन के अंदर तो वो यूज़ भी फंक्शन के अंदर ही हो सकता है। इसके बाहर जब जाएंगे तो फंक्शन में तो पॉइंटर तो वहीं पर ख़त्म हो गया, वो तो वहीं तक ही था, लेकिन उसने जो मेमोरी यूज़ किया ना वो वैसे की वैसे ही यूज़ में पड़ी है और कोई उसको यूज़ भी नहीं कर सकता। तो ये होता है लीक मेमोरी। और अगर इस तरह बार बार होता रहेगा, आपका एक फंक्शन 10 बार, 12 बार, 1000 बार यूज़ हो रहा है, तो वो मेमोरी को कम करता जा रहा है और वापस हीप में शामिल होने नहीं दे रहा। तो ये एरर है मेमोरी एरर, लीक मेमोरी। तो इसके लिए हमें बार बार उसको ना फ्री करना होता है, ये याद रखें। दूसरा है डैगलिंग पॉइंटर। डैगलिंग पॉइंटर क्या है पड़ा, आपने मेमोरी तो फ्री कर दी लेकिन पॉइंटर को ख़त्म करना भूल गए। यानी पॉइंटर, एक पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा था एक मेमोरी एड्रेस की तरफ, ये मेरा पॉइंटर था आई पॉइंटर। अब मैंने क्या किया, ये मेमोरी यूज़ कर ली, यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर फ्री कर दी, फ्री आई पॉइंटर। तो आई पॉइंटर के अंदर से ये मेमोरी फ्री हो गई है, यानी कि ये वापस हीप का हिस्सा बन गई है। लेकिन जब मैंने आई पॉइंटर को इसकी तरफ एलोकेट किया था ना, यानी इसको इसका एड्रेस दिया था इसके पहले का, वो एड्रेस अभी तक आई पॉइंटर के पास ही है बड़ा। सो क्या होगा कि जब ये ज़्यादा खतरनाक है, ये तो चलो आप रीबूट करते हैं ख़त्म हो जाता है, तो क्या होगा इसके अंदर कि जब अब हीप में वो वापस चला गया तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कंप्यूटर कोई और प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज़ करने लग गया, एड्रेस इसके पास है। अगर आप आई पॉइंटर के ऊपर कोई और फंक्शन करते हैं, इसी पॉइंटर को यूज़ करते हुए कोई और काम करते हैं, तो क्या होगा कि वो इस मेमोरी एड्रेस के अंदर वापस जाएगा, क्योंकि उसके पास इसका एड्रेस है बड़ा। अगर ये कोई और कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ कर रहा है तो क्या होगा, वो गड़बड़ होगी और एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी आपके कंप्यूटर के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, डैगलिंग पॉइंटर में क्या होता है कि पॉइंटर के पास इसका एड्रेस रह जाता है, लेकिन ये वापस हीप का हिस्सा बन जाती है। तो बाद में जाकर अगर वो पॉइंटर कोई और प्रोग्राम या हमारा ही प्रोग्राम उसको दोबारा यूज़ करता है तो वो इस मेमोरी के थ्रू यूज़ करेगा, और ये मेमोरी अगर कोई और प्रोग्राम, क्योंकि ये हीप का हिस्सा बन चुकी है तो कोई और प्रोग्राम भी इसको यूज़ कर सकता है। तो उस वजह से क्या होगा कि एक बहुत बड़ा एरर आ सकता है। लीक मेमोरी का ये मतलब है कि आपने पॉइंटर तो ख़त्म कर दिया लेकिन वो मेमोरी को फ्री करना भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो मेमोरी किसी और प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकती। तो ये दो एरर बहुत ज़्यादा आते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के दौरान। अब शुरू में ये बहुत ज़्यादा थे भी सही, जब ये चीज़ नहीं थी और दोबारा इंट्रोड्यूस करवाई गई तो तब। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन
कि एडवांटेज ये है कि उसके अंदर आपको बहुत क्लीन एंड क्लियर है, बड़ी आपको ना उसको समझने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि मतलब आपने बस इंटीजर एक्स है या इंटीजर टाइप का आपने अरे बना दी 100 बच्चों की, बात ख़त्म, उसमें आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता, फ्री भी नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं। जबकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के दौरान आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, फ्री भी करना है, पॉइंटर को भी उसकी स्पेस उसके वो एड्रेस ख़त्म करवाना, सब कुछ। दूसरी फ़र्क और डिसएडवांटेजेस क्या है स्टैटिक का, ये कि वो आपने अगर हज़ार बंदों के लिए वो मेमोरी यूज़ नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोग्राम बना दिया 1000 स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट हैं ही 10, तो वो 990 जो है मेमोरी वो ज़ाया हो रही है, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का ये फ़ायदा है कि एग्जीक्यूशन के दौरान आपको जितनी मेमोरी चाहिए आप उतनी ही यूज़ करते हैं, जिससे आप मल्टीटास्किंग, जैसे हम आजकल करते हैं कि एक साइड पर वीडियो भी चला रहे हैं, एक साइड पर अपना MS वर्ड का काम भी कर रहे हैं, एक साइड पर ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, 10-12 काम हमारी विंडो एक साथ कर रही होती है। वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जितनी मेमोरी चाहिए वो यूज़ करते हैं, बकाया फ्री छोड़ देते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, बट इसमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम एलोकेट कर रहे होते हैं मेमोरी का, ठीक है। सो यहाँ पर आपका प्रोग्राम होता है एंड, ये लेक्चर, जिसका जो क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और बार बार कह रहा हूँ कि इनके बेसिक्स की तरफ ध्यान दें। अब मैं साथ साथ बताऊँगा कि किस लेक्चर के लिए कौन से बेसिक्स की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उनकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, आप लाजमी देखा करें, क्योंकि आप देख ले पॉइंटर हमारे यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके यही जो है ना वीक है बड़े कॉन्सेप्ट पॉइंटर मेमोरी, तो उसके लिए मैंने लेक्चर बनाया, आप उसको लाजमी देखें ताकि ये पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शुक्रिया।